हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी विद्यार्थी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे एक बार। अभी कुछ ही देर में आपको सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू करेंगे और उससे पहले जो मेहमान हमारे बीच पधारे हैं उनसे आपकी थोड़ी मुलाकात करवा देता हूं। विनोद जी सर से कि आकर के थोड़ा सा बच्चों को संबोधित करें एक बार। मां शारदा के प्रांगण में विराजमान मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पीछे बैठे हो थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं, पीछे की जगह छोड़ दीजिए आप निकलने के लिए। मां शारदा के प्रांगण में विराजमान ईश्वर की वो दिव्य शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जिनका सानिध्य और जिनका प्यार और जिनका आशीर्वाद जिनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और आशा और उम्मीद के साथ में कि ऐसे गुरुजन जिनके सानिध्य में आप अपना मार्गदर्शन या अपनी फ्यूचर को लेकर के बैठे हुए हैं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर हम लोग कामयाबी के स्तर की बात करें, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में से ऐसे कितने अचीवर हैं जो अपने स्कूलिंग एजुकेशन के दौरान 10th या 12th के अंदर जो 90% से अबव हैं जो स्टूडेंट, कितने परसेंटेज बने आपके? 92 क्लास 10th में, आपके 94 प्लस 2 में 2 स्टूडेंट हैं। और शायद ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके अपनी लाइफ के अंदर स्कूलिंग जो एजुकेशन पीछे आपकी रही है उसके अंदर 50, 60, 70 यहाँ भी आपका रेशियो रहा होगा। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 90 क्रॉस वाले जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनके पेरेंट उन बच्चों को कहाँ एडमिशन्स करवाते हैं, कहाँ उस अपनी आगे जो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कहाँ जाते हैं? बीकानेर चले जाते हैं, कोटा सीकर चले जाते हैं, झुंझुनू चले जाते हैं, गंगानगर चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो बड़ी बड़ी जिनके होर्डिंग्स लगे होते हैं या हम लोग जिनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के मार्फत देखते हैं, वहाँ जाकर के अपनी एजुकेशन को लेते हैं। मैं पिछले दिनों गया, वही चर्चा आपसे कर रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद में बीकानेर हम लोग गए, वहाँ एक 3000 विशाल बच्चों का काफिला अध्ययन कर रहा था और कुछ एक बच्चों के पोस्टर के ऊपर वहाँ फोटोज लगे हुए थे। मैंने कहा सर ये जो अभी कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी का ना? बोले हाँ। मैंने कहा इतने 9 स्टूडेंट क्यों आपके पास में 3000 बच्चों के काफिले में से? और आपके पास में सारे वो स्टूडेंट होंगे जो 90 अबव वाले होंगे, क्योंकि पेरेंट अक्सर ऐसे बच्चों को यही बाहर भेजते हैं। बाकी स्टूडेंट का तो ये रहता है कि यहाँ लोकलिटी के अंदर रह करके अपनी तैयारी करते हैं वो बच्चे। वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 92% वाले स्टूडेंट जाने के बाद में जब कोई रिजल्ट अनाउंस होता है तो केवल 2, 4, 5, 7, 10, 20 बच्चे ही आगे निकलते हैं। बाकी स्टूडेंट कॉमनली जैसे हम लोग बैठे हुए वैसे बैठते हैं। सोचो कहाँ कमी रह गई 92 लेने के बाद में, और हम लोग वही 9-10 आ रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा तो हमारी यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो रहती है 100-200 स्टूडेंट होते हैं, 5, 7, 8, 10, 15 स्टूडेंट तो हमारे में से निकलते हैं, वहाँ हजारों के काफिले में से 2-3 निकलते हैं। कहने का मतलब जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनका सानिध्य मिल रहा है, जिनका नेतृत्व मिल रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। यहाँ और वहाँ में मैंने जो डिफरेंसेस देखे, विशेष तौर से अधिगम क्लासेस की बात करूँ तो यहाँ स्टूडेंट की फेस रीडिंग की जाती है। स्टूडेंट को एक एक्चुअली प्रत्येक एक स्टूडेंट को ध्यान में रख करके उसकी तैयारी का जो बेस होता है, कमजोर है कि मिड माइंड का है कि होशियार है कि, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि इनके दिमाग में ये फोकस रहता है
कि इनकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। लेकिन वहाँ जो हम लोगों ने देखा, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं। उस लेक्चर को सुनने के बाद में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग तैयारी कितनी कर रहे हैं। इसलिए हजारों की संख्या के बाद में भी केवल 2, 4, 5, 7 बच्चे होते हैं, और यहाँ सैकड़ों की या अंडर 100 स्टूडेंट होने के बाद भी 2, 4, 5, 7 के सिलेक्शंस होते हैं हमारे। यहाँ फेस रीडिंग की जाती है, या माइंड रीडिंग किया जाता है, या एक एक स्टूडेंट की वैल्यूएशन को समझा जाता है। इसलिए बाहर भागने की कोशिश नहीं करनी है। अगर लेक्चर सुनने हैं और हजारों की भीड़ का हिस्सा बनना है तो बेशक जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोगों पे स्पेशली फोकस किया जाए, मेरे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, तो यहां जैसा कहीं नहीं मिलेगा। इवन मैं सीकर तक के बड़े बड़े मंच के ऊपर गया हूं, वहां जाकर के मैंने देखा है कि कमियां कहां रहती है। वी आर द बेस्ट क्रिश्चियन ऑफ दैट गॉड। समझने की कोशिश कीजिए, वी आर द बेस्ट क्रिश्चियन ऑफ दैट गॉड। अगर भगवान की सबसे सर्वोत्तम कृति है तो इंसान है। वी आर द बेस्ट क्रिश्चियन ऑफ दैट गॉड एंड गॉड हैड गिवन अस अ सुपर माइंड। और भगवान ने अगर सबसे सुंदर पुर्जा अगर इंसान में फिट किया तो माइंड किया है। वी आर द बेस्ट क्रिश्चियन ऑफ दैट गॉड एंड गॉड हैड गिवन अस अ सुपर माइंड। यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर माइंड। कामयाबी का पहला पॉइंट जो बता रहा हूं, यू मेक द बेस्ट यूज। सदुपयोग करें अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का। यही कमी रहती है। हम इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुछ बेस्ट अचीवर बनते हैं, कुछ नहीं बनते, और कुछ नहीं बनने की वजह से पढ़ाइयाँ छोड़ के अपने अपने काम काज में चले जाते हैं। और जो बहनें होती है, जो बेटियां होती है, जो हमारा गौरव कहलाती हैं, वो अक्सर इस मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया नहीं करने की वजह से जब शादी की उम्र होती है तो आगे वाले घरों में निकल जाती है। जो पढ़ाई है वो सिलसिला सारा खत्म हो जाता है, या शादी की उम्र नहीं भी होती तो हम लोग पढ़ाई छोड़ करके अपने घरों के अंदर बैठ जाती हैं। क्योंकि मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग का सदुपयोग कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। और सेकंड, यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जिसने टाइम मैनेजमेंट को बांध के रखा हुआ है, दुनिया की प्रत्येक एक कामयाबी की ताकतें आपके पास में आएगी। यहाँ पढ़ने का जो स्टूडेंट्स का रहता है, पढ़ने का क्या स्किल रहता है यहाँ, या ये रहता है कि सर ने या इनकी जो टीम है वो उन्होंने आपको कोई भी चैप्टर टॉपिक्स करवाए, आप लोगों ने यहाँ उसको समझ लिया, कर लिया, आपके माइंड में अच्छी तरह से आ गई। क्योंकि इनका ये स्पेसिफिक फोकस रहता है कि इन्हीं की कामयाबी में हमारी कामयाबी है। इसलिए शायद एक टॉपिक को बहुत बार रिपीट किया जाता होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चे के दिमाग में बात बैठनी चाहिए, इसलिए बहुत बार रिपीट करवाते हैं, वहाँ लेक्चर दिए जाते हैं। अब रिपीट क्या होता है? अगर थोड़े से पुराने समय के अंदर हम लोग चलें, देखो आपको ऐसे बोर महसूस हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सब हमें तो नॉलेज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के अंदर अगर भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे पैदा नहीं होते और अपने विचारों का इस्तेमाल दुनिया के ऊपर नहीं करते तो शायद हिंदुस्तान देश आज़ाद नहीं हो पाता। देश की आज़ादी का कारण सिर्फ उन भक्तों की वाणी थी, उनके विचार थे, उनके शब्द थे, जो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरे। और एक जिनका सोया हुआ जमीर था, उनका जमीर अंदर से जाग उठा, क्योंकि व्यक्ति के पास में तो सारी ताकतें हैं। ताकत वो नहीं है कि हम लोग एग्जाम के अंदर जाकर के मंदिर में माथा टेकें, या घर में हमारे जो मंदिर बना होता है वहां माथा टेक करके जाए, वो ताकत नहीं है। ताकत आपके पास में है। समय रहते आपने उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया, उसका मैनेजमेंट किया कि नहीं किया। क्या हिंदुस्तान देश आजाद हो पाता अगर वो बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करते, अगर वो यातने नहीं चलते? यातने उनको किस लिए मिली थी? भी आप देशभक्ति का जज्बा मत जगाइए, आप अपने विचारों का, शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से ना कीजिए कि जो सोई हुई जनता है उनका जमीर जाग जाए और अपने हक अधिकारों के लिए जाग जाए। ये लोग, उनको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी किसके लिए? आज इस सुंदर तस्वीर को देखने के लिए। उन्होंने फेस रीडिंग किया पूरे देश का, उन्होंने माइंड रीडिंग किया पूरे देश का कि हमारी बलिदानी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने विचार प्रकट किए, उन्होंने कोई लाठी घोड़े नहीं चलाए, ना उनके पास तो बहुत बड़ा असला था। उन्होंने अपने विचारों से ऐसा साधा कि जिनका सोया हुआ जमीर था वो जाग उठे, और एक जिनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, जिनके पास तो बहुत बड़ा असला था, उनको भी बोरिया बिस्तर समेट के एक दिन निकलना पड़ा।
ये शब्दों की ताकत होती है। और जब शब्दों की ताकत व्यक्ति के सामने इस्तेमाल की जाती है तो अपन तब जागता है, उसको अपनी आपकी जो कॉन्फिडेंस की अनुभूति है वो जागृत होती है। और जिस दिन ये जागृत होगी ना, दुनिया की कोई ताकत, भले ही आप लोग आईएएस बन जाना, आरएसएस बन जाना, आईएएस बन जाना, क्योंकि सारी ताकतें हमारे अंदर विराजमान है। और हमारे के लिए प्री बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर करना भी बहुत बड़ी हमारे लिए वो एक उपलब्धि बन जाती है कि हम लोग प्री बीएसटीसी पता नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं जगा पाएंगे। इसलिए ऐसे शब्द, इसलिए ये मोटिवेशन सेमिनार किए जाते हैं कि बच्चों को बताएं कि हमारे पास क्या ताकत है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके बीच में है, इसलिए हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं। अब जो रिपीट किया जाता है, मैं अक्सर जहां जाता हूं ये बात बोलता हूं कि रिपीट किया जाए। आप लोग स्टूडेंट हैं और हम आपको किस वे से देख रहे हैं कि आप हमारे सामने नर्सरी क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है, और एक नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को किस वे में टीचिंग करवाया जाना चाहिए ताकि उसके दिमाग पे बात बैठे। क्योंकि हम लोग लेक्चर नहीं देना चाहते। आप लोग जितने ज्यादा सिलेक्शन होंगे उतनी हमारी कामयाबी, उतने सारे स्टूडेंट आएंगे, उतना ही हमारा फ्यूचर और इतना हमारा घर सिक्योर होगा, हमारे बच्चे सिक्योर होंगे, हमारी लाइफ सिक्योर होगी आपकी कामयाबी के अंदर। इसलिए बार बार रिपीट करना चाहता हूं। रिपीट की ताकत क्या है? रिपीट की ताकत, जो रिपीट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर उन्होंने अपनी जिंदगी में धोखा खाया है। रिपीट की ताकत बताता हूं कि एक हम लोगों ने, कल मैं सेकंड क्लास के अंदर स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो वहाँ पंजाब एक शब्द आया, तो पंजाब का मैंने बताया कि पंजाब नाम क्यों पड़ा या किस कारण से पड़ा, या हम लोगों ने पंज आब पांच नदियों की भूमि, ऐसा आप लोग अपने जीके में पढ़ रहे हो, हमारे सेकंड क्लास के अंदर था, तो मैंने बच्चों को खोल करके बताया। तो मैंने जब बताया कि पंज आब पांच आब यानी कि नदियां वो कौन कौन सी, रावी, व्यास, सतलज, झीलम, चिनाब, और मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से ट्विस्ट करवाई वो शब्द कि ये रावी, व्यास, ये सतलज, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, झीलम, चिनाब। और एक थर्ड कैटेगरी जो स्टूडेंट हो जाए, जिसके हम लोग माइंड रीडिंग करते हैं कि स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, उस प्रैक्टिस की ताकत देखी मैंने स्टूडेंट से खड़ा किया। मैंने कहा बता कि पंजाब के अंदर वो कौन सी पांच नदियां बहती है जिसका गौरव हमारे हिंदुस्तान के कई पंजाब को प्राप्त है। तो बोले रावी, व्यास, सतलज, झीलम। ये होती है प्रैक्टिस की ताकत। हमें करवानी है, आपको नहीं करना कुछ। हमें आपके मुंह से जुबान से ट्विस्ट करवाने होते हैं। और पुराने समय की अगर बात करूं, पुराने समय के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर, बड़े जंगलों में जाकर के यूं बैठते थे और एक शब्द की साधना किया करते थे, ओम शब्द की साधना करते थे। वक्त लगता था और साधना में इतनी बड़ी ताकत हुआ करती थी कि जिस चीज के लिए साधना करते वो चीज सामने प्रकट कर देती थी, वो चीज ऐसे प्रकट होती थी। और प्रकट होने के बाद में वो जिस चीज के लिए प्रकट हुई वो कहते थे मांग, उसको वो मिलता था। ये शब्दों की साधना की ताकत थी। आजकल हम लोग केवल संकल्प की गाइड आ गई, लक्ष्य आ गई, तक्ष आ गई, पुरस्कार आ गई, ये वो, और बहुत सारे स्टूडेंट तो अपनी पूरा जब तक एग्जाम होता तब तक इस चीज का चयन नहीं कर पाते कि हम लोग पढ़े क्या, कुछ नहीं पढ़े। एनसीईआरटी के थर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की बुक्स को रीडिंग करना है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, वो बेस बनाएगी। और जिस दिन बेस जिसका मजबूत बन गया वो आगे जो मर्जी पढ़ लेना, लक्ष्य भी एक ही है, तक्ष भी एक ही है, पुरस्कार भी एक है, कुछ भी रीडिंग कर लेना। और शब्दों की साधना के बाद में जिस चीज के लिए आप लोग कर रहे हो, बार बार उसकी तैयारी करेंगे तो एग्जाम हॉल में हम अक्सर मार नहीं पाएंगे। और स्टूडेंट मैं देखता हूँ तैयारी तो बहुत बढ़िया थी, मैंने तो दक्ष को पढ़ दिया, संकल्प को पढ़ दिया, सर ने मुझे इस बुक के बारे में बताया था, वो मैंने पढ़ दी, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि जहां हमारे को टारगेट अचीव करना होता है, जहां लेना होता है, एग्जाम हॉल में जाकर के हमारे अंदर इतना ज्यादा हेजिटेशन होता है कि हमारी तैयारी को हम लोग गड़बड़ कर देते हैं सड़क जाकर। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको आपा बोलते हैं, जब वक्त आता है अपने आप को साबित करने का, उस टाइम हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की उस हेजिटेशन में, उस हिचकिचाहट में, जहां 2, 4, 5 से क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन होना था, वो बैक फुट पे आ गए। और जैसे हम एग्जाम हॉल से बाहर आए, तो यार ये तो मुझे पता था, पहले मैंने ये लिखा था, फिर मैंने उसको काट दिया। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर खत्म हो जाना, और ये होता है प्रैक्टिस की पावर नहीं होने की वजह से जहां आपको अचीवमेंट नहीं थी वहां मार खा गए। प्रैक्टिस अगर हम लोग बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो कम से कम अगर जो नहीं पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया और ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें से बन करके आ गया, तो माइंड की पावर आपने अभी शायद वो बागेश्वर धाम और स्वानी शाह को देख रहे हो कि स्वानी शाह कह रही है कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है। और अपन की अचीवमेंट लेने की आर्ट है कि किसी भी एक चैप्टर को, एक टॉपिक को, उसको बार बार रीडिंग किया जाए। जब रीडिंग होती है तो माइंड में फिट हो जाती है कोई चीज। और हम लोग अपने कॉन्फिडेंस नहीं को होते, हम एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वहां आंसर देंगे तो वो सारे के सारे सिलेक्ट होंगे।
ये पढ़ाई में बहुत सारी कमियां रहती है। और जिस दिन सर ने कोई टारगेट दे दिया हमें कि 1 से 7 पेज आएंगे, 1 से 10 पेज आएंगे, या जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी जब तैयारी करने के वक्त मिलता है, हम लोग आजकल करते करते संडे भी आ जाता है और हम लोग मुख्य अच्छा, हम लोग इतने वो पावरशाली हो गए, हमें ये पता लगने लग गया कि मुख्य क्या होता है। फिर तो हमें इतने शब्दों की साधना करने की जरूरत ही ना पड़ी, फिर तो हमें अपने आप ही पता लगने शुरू हो जाएगा कि ये मुख्य होते हैं। आप लोगों को सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, 2 ही चीजें केवल। एक तो माइंड को सेट करना है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ माइंड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। जिसने टाइम को मैनेजमेंट, अभी मोदी जी का मैंने कल कार्यक्रम सुना था जिसमें मैंने पहले एक वक्तव्य का एक बड़े स्टेज से बोला था कि अगर मैनेजमेंट सीखना है, अगर डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखना है और टाइम की पंक्चुअलिटी को अगर सीखना है, तो माँ से बड़ा कोई बहुत बड़ा कारीगर नहीं होता। क्योंकि माँ अक्सर क्या करती है, सबसे पहले उठना और सबके बाद में सोना। वो डेली के अंदर डेली उनका एक फिक्स है, डेली उनकी पंक्चुअलिटी है, डेली उनमें बहुत बड़े डिसिप्लिन को फॉलो करती है। सारे के काम काज हमारी तरह थोड़ी ना, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, ये हफ्ते में 6 दिन आ गए, एक दिन हम लोगों ने मिस कर दिया। मम्मी मिस करेगी तो खाना कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, कौन ये तैयार व्यार करके भेजेगा हमें सब कुछ। अगर मैनेजमेंट सीखना है टाइम का और माइंड का, मम्मी से बड़ा बहुत बड़ा कारीगर नहीं हो सकता जो एक पूरी को घर को चलाती है। और ये कल मैंने वक्तव्य में मोदी जी के भी सुना कि अगर हम लोगों ने मैनेजमेंट सीखना है तो माँ से सीखिए कि प्रत्येक काम प्रतिदिन नियमित समय पे करती है और फिक्स है, उसने करना ही करना है। और जब भी उसके पास में खाली वक्त भी रहेगा फिर भी वो कुछ न कुछ करेगी। आप लोग अक्सर ऐसा कहते हो, मम्मी ये तो काम हो गया कल कर लेना, कोई बात, फिर भी वो करेगी। सीखने के लिए कहीं बाहर से नहीं, हमारे घर में हमारी मम्मी से खाली टाइम रहेगा फिर भी वो कुछ न कुछ करती रहेगी। और हम लोगों के पास में टाइम बहुत बड़ा टाइम, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ये होता है टाइम की पंक्चुअलिटी और माइंड को सेट नहीं करने की वजह से। केवल 2 ही चीजें, बहुत बड़े बड़े आपको स्पीच नहीं सुनने, कुछ नहीं करना। आज के बाद में इतना ही ध्यान रखना कि मैं मेरे टाइम को मैनेजमेंट करूंगा और जो दिशा के अंदर जाना है सबसे अधिक वक्त उसी के अंदर लगाना, कुछ नहीं करना। और ये जो टीचर्स की टीम मिली हुई है, मैं कह नहीं सकता कि किस प्रकार से आपकी फेस रीडिंग करके, किस प्रकार से आपके माइंड की रीडिंग करके, किस प्रकार से आपके पारिवारिक रीडिंग करके ये किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ये मैंने बता दिया कि आप नहीं हो तो आपके शायद आस पड़ोस के लोग वहां पढ़ रहे होंगे, उनसे चर्चा करके देख लेना। आप अपने आप को कहीं उनसे बेहतर साबित करके बताओगे। उन्होंने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, लेकिन आप बताएंगे प्लेटफॉर्म पे। और अक्सर ऐसी चीजों की कीमत लगती है जो प्लेटफॉर्म पे दिखती है, सो बिकती है, उनका दिखता नहीं है। केवल उनके नाम दिखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़े हैं, और आप लोगों का काम दिखेगा, आपका काम बोलेगा। और प्लेटफॉर्म पे जब कोई चीज दिखती है तो बिकेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्राइवेट सेक्टर के अंदर बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनियां लाखों के पैकेज के ऊपर रखती है। हम लोग पढ़े हुए हैं 10वीं 12वीं BA BEd, इवन हम लोगों ने बहुत सारे कामकाज के अंदर भी अपना समय लगाया होगा, किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया होगा, किसी कहीं प्राइवेट जॉब की होगी। लेकिन जिस दिन वो पैकेज के लिए हम लोग चाहते हैं वहाँ अपने आप को ऐसा फील करवा के आते हैं उस कंपनी को या उस मैनेजमेंट को, या जो वहाँ बैठे होते हैं जो लोग वहाँ, उनको ऐसा फील करवाते हैं अरे कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता वो क्या है। वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग पूरी बात को क्लियर तरीके से स्टेज पे नहीं रख सकते, उस टीम के सामने नहीं रख सकते। हमारे अंदर चाहे कम है या ज्यादा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। बहुत कुछ है आपके पास में, या आपके चेहरे बता रहे हैं। अगर बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करें तो आप ऐसे फराटे से उंगलियों के ऊपर जवाब दे सकते हो। लेकिन जब हमारे को अपने आप को साबित करने का वक्त आता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हम अपने आप को साबित नहीं कर पाते। कारण है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस मरा हुआ है। अगर कॉन्फिडेंस हमारा जागृत रहेगा, नए आते हुए भी चीज को बहुत बड़े तरीके से फेस करके हम लोग बताएंगे। हमारे पास में टीचर्स आते हैं स्कूलों में काम करने के लिए, बोले सर हम SST करवा लेंगे, हम साइंस करवा लेंगे, हम मैथ्स करवा लेंगे, हम इंग्लिश करवा लेंगे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि क्लास में जाकर के एक नई एनर्जेटिक स्टूडेंट अपने आप को फील करे। पढ़ा सकते हैं चैप्टर, क्या हो जाएगा चैप्टर पढ़ाने से। आप लोग इतने साल पढ़ के आए ना, 12 साल तक स्कूलिंग एजुकेशन ली, फिर आप लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट बने, इसके बाद में आगे 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 बनते गए, बहुत कुछ। क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं आपको फिर, बस जो कुछ है वो अपने पास में है। और एक जो सबसे और इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने फील की, इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके चारों ओर अदृश्य के रूप में विराजमान है, ये ध्यान रखना। और इस ब्रह्मांड के अंदर 2 शक्तियां काम कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड की अनंत ताकतें, अनंत शक्तियां पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में विराजमान है, जो हमारे अदृश्य के रूप में चारों तरफ इर्द गिर्द हमारे घूम रही है, इस बॉडी का ऑरा बना रही है। और आपने जैसा फील किया, जैसा आप लोगों ने सोचा, ब्रह्मांड की वो समस्त ताकतें आपको वैसा बढ़ाने के अंदर आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है, वो आपके अंदर समाहित हो जाती है। और आप लोग फिर बाद में ये कहते हैं कि मैंने तो ये सोचा ही था, मेरे को तो पहले ही पता था कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सोचा, और जब सोचेंगे तो वो घटित होगा। चाहे आप लोग किसी एक्सीडेंट के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, किसी अदर कोई घर में घरेलू कोई झगड़ा हो गया या कोई और हो गया, बोले मुझे तो पता ही था। पता नहीं था, आप लोगों ने दिमाग में पहले उस चीज को सेट किया, और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां जो आपके इर्द गिर्द घूम रही थी वो हावी हो गई आपकी बॉडी के ऊपर, और आपको ये लगा ये तो होने था। तो आप लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना है, आप लोगों को पॉजिटिव सोचना है। अगर नेगेटिव दिमाग में आते भी है, ये नेचुरली है, ये चलते हैं विचार, ये विचार नेचुरली है, चलते हैं ये, लेकिन अपने को फिर भी अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हावी करवाना है। अगर पॉजिटिविटी आप में आ गई, अगर आप लोग पॉजिटिव थिंक हो गई आप लोगों की, तो मैं कहता हूं इस ब्रह्मांड की सारी साथें पॉजिटिव होकर के आपके साथ में उस काम को करने के अंदर देखो कितनी सफलता देगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव की ताकत है। भगवान जिस प्रकार से अदृश्य ये ताकतें जो है हमारे इर्द गिर्द है, और आप अगर इसको प्रमाणित करना चाहते हैं, आज के बाद में सोच के देखना, सोचना आज के बाद में, पहले आपके साथ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है, आज के बाद में फिर सोच के देखना अगर आपके साथ में ऐसा घटित नहीं हो तो, और फिर नेगेटिव सोच के आप कहोगे हाँ ये तो क्लियर है, ताकतें हमारे ऊपर हावी उसकी, पॉजिटिव सोच के देखना, आपको कामयाबी ना मिले, कागज दो मुझे, कागज दो मुझे, मैं लिख के आपको देने के लिए तैयार हूं। बस आपने पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। और एक बात ध्यान रखना, हमारे घरों की जो कंडीशंस है, अच्छे परिवारों से होंगे आप लोग जो, लेकिन मिडिल क्लास की फैमिलीज होती है, उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है ये, कोई भी अचीवमेंट को लेना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना, उनका बहुत बड़ा एक सपना होता है। और आप अपनी ताकत पॉजिटिव रखते हुए उस सपने के लिए लगा दीजिए। और कितना टाइम लगाना है, केवल साल और 10 साल का, केवल साल का ही, अधिकतम करें तो 2 साल आपको अचीवमेंट लेनी। उसके बाद में मोबाइल देखना, टीवी देखना, यार मित्रों की मंडली में रहना, फैमिली में रहना, सब आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ। एक या साल के लिए आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने माइंड को समर्पित करना पड़ेगा, अपने टाइम को समर्पित करना पड़ेगा, और अपने परिवार को समर्पित करना पड़ेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ लाइब्रेरी में कार्यक्रम था, मैंने कहा था, वहाँ बताया था कि आप लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग भी ऐसे दिमाग में आती है, शाम को बहुत लेट हो गए और हमें अनूपपुर निकलना है, तो हम लोग सोचेंगे यार अनूपपुर निकलना है, पहले टाइम को देखेंगे, अरे यार टाइम से ज़्यादा हुआ, अरे यार बस तो मिलेगी नहीं, फिर व्हीकल का इंतजार करना पड़ेगा। आपने वहीं डिसमिस कर दिया सारे काम को, क्योंकि आपका टारगेट निश्चित, ये तो है भी अनूपपुर जाना है, लेकिन माइंड में आपने नेगेटिविटी लेके आ गए, तो नेगेटिविटी लाए तो कहाँ से अनूपपुर पहुंचेंगे। फिर हम लोग बस स्टैंड पे मन मार के पहुंचे, हमें कोई व्हीकल नहीं मिला, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो माइंड है उसका जैसा सोच लिया तो ताकतें सारी हावी हो जाती है, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन एक सोचो कि अनूपपुर निकलना है, नेगेटिव को हावी मत होने दो, स्टैंड पे आइए, चौराहे पे आइए, रुक जाइए, और आपको ऐसा व्यक्ति तैयार मिलेगा, कहाँ जा रहे हैं, अनूपपुर निकलना, अच्छा मैं अनूपपुर ही जा रहा हूँ यार, बैठो। ये होता है पॉजिटिविटी की ताकत, इस्तेमाल करके देख लेंगे। और अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हो, मुझे दोबारा बुला के बता के कह देना, मैं हर चीज एकदम तथ्य के रूप में बात बोल करके हम लोग कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल तो करके देखो। कब तक? एक साथ नेगेटिविटी को अभी मत होने देना, और दुनिया को खुश नहीं रख सकते, इस बात को भूल जाना। अपने आप को खुश रखना सीख लो, अपने गोल पे, अचीवमेंट पे समय लगाना सीख लो, पर दुनिया देखना किस प्रकार से हमारे माँ बाप का, इलाके का, आप लोगों की मान बढ़ाई करेगी। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा कोई। एक ही साल लगाना है, और वही बात फिर आ रही है कि 2 ही चीजें, माइंड को, टाइम को सेट करना है। अब हमारा अधिकतम समय, अब मैं कोचिंग और लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ एक मजबूरी के तौर पे हम लोग सिलेबस कर रहे हैं, पेरेंट ने बोला है, या हमारे पास में आगे टारगेट है कि मेरी सीईटी आ रही है, मेरा आगे ऐसा एक एग्जाम आ रहा है, वो वही आपके केवल एक दिमाग में, फ्यूचर सिक्योर नहीं है आपके दिमाग में। अगर फ्यूचर सिक्योर होता तो एक वैकेंसी के बाद में आप लोग कोचिंग को छोड़ देते। आप लोगों को बोला कि 2 साल तक तैयारी करनी है, आपके सामने आगे टारगेट आपका लाइफ है, उस लाइफ को सिक्योर करना टारगेट है, ना कि उसको टारगेट, आप लोग सीईटी को टारगेट करते हो, आप लोग ऐसा ही कि एग्जाम को टारगेट करते हो। एग्जाम हुआ नहीं, उससे के बाद में देखते हैं और स्टूडेंट तो सर पहले 100+ स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कहाँ गए? बोले सर अभी उनका एग्जाम हो गया। यार कमाल हो, इतने केयरलेस स्टूडेंट अपनी लाइफ के, जो अपने आप को 2 साल नहीं दे सकते, उनका टारगेट फ्यूचर को सिक्योर करना नहीं, एक सीईटी
का ही एग्जाम देना था या एक ऐसा ही का एग्जाम देना ही था? मैं कहता हूँ रेगुलरिटी बना के रखिए, अभ्यास सब कुछ है। अगर प्रैक्टिस करेंगे कब तक? 2 साल तक। और ऐसे जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली कंडीशन जिनकी डाउन होती है पहले से ही, कि ऐसे टीचर्स भले कहाँ मिलेंगे भाई, जो पहले ही बोल देते हैं कि तेरे लिए तो भाई ये डिस्काउंट रहेगा, हमारी तरफ से तैयारी करो। और फिर भी अगर पैसा किसी के आड़े आ रहा है, हमें बताइए, पैसा आड़े नहीं आने देंगे आप। हम लोग पहले भी यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारों को तैयारी करवा रहे। पहले हम लोगों ने 4 बच्चों का रूम लेकर भी दिया था, 3 बच्चों का एसआई के अंदर पिछले दिनों सिलेक्शन हुआ था। घर में क्या कंडीशन थी? बोले मम्मी पापा मारपीट करते हैं, पापा ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, हमें मारते हैं और रोकते हैं कि बाजार के अंदर तैयारी करने के लिए नहीं जाना, बोले माहौल खराब है। मैंने कहा माहौल खराब है, आज आपने कह दिया माहौल खराब है, ये आपकी नेगेटिविटी सोच है, आपकी थिंक है। माहौल उस टाइम माहौल कहाँ गया था जहाँ बेटियां हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है। इवन ट्रेन मेट्रो के अंदर भी हमारी बेटियां उसको ड्राइव कर रही है, इतना हार्ड काम को। इवन फ्लाइट भी हमारी बेटियां चला रही है। जब आप गौरव की बात करते हो उस टाइम कहाँ चले जाती हो आप लोग? ये निश्चित है, प्रत्येक एक व्यक्ति इस संसार के अंदर यूनिक प्रतिभा को लेकर जन्म हुआ उसका, बशर्ते हम लोग उसका सदुपयोग कैसे करते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी प्रतिभा का धनी है, प्रत्येक एक में कुछ अलग नए गिफ्ट्स पैदा किए हैं भगवान ने। क्योंकि जो पहले में कमी रखती है वो दूसरे में नहीं रखना चाहता, जो दूसरे में रखती, क्योंकि यूनिक चीज बनाई है भगवान ने इंसान को, वो कमी नहीं रखना चाहता। उसकी बातें बहुत सारी हैं। आपकी एनर्जी, आपके चेहरे, आपकी पॉजिटिविटी, मैं उम्मीद करूंगा और भगवान से दुआ करूंगा, और जो नेगेटिव ताकतें आपको दूर रहे आपसे, और पॉजिटिविटी का ऑरा आपके बॉडी के चारों तरफ बन के रहे, और इलाके की शान के रूप में आप उभर करके सामने आए। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई हमारा गौरव बढ़े और हमारी ताकत बने। हमारी ताकत क्या है? आप लोग हमारी ताकत हो जिस दिन विभिन्न ओहदों पर बैठ करके विभिन्न राजकीय सेवाओं में जाएंगे और हमारे जैसों का चल करके फोन आएगा और आप लोग ये सैल्यूट करके कहेंगे और उसको बैठाएंगे, और ये काम काज नहीं भी होना होगा तो आप लोग रास्ता उसमें से निकाल के कहेंगे कि सर ये लो, आप हमारी ताकत बनेंगे, हमें पता है इस बात का। तो हम लोग क्यों नहीं दुआ करेंगे आप लोगों के लिए? अगर हमें भगवान प्रकट हो जाए और बोले क्या चाहिए, हमारे जो बेटे बेटियां जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर विभिन्न टीचर्स के सानिध्य में जो तैयारी कर रहे हैं, बस आप भगवान उनकी ताकत बनना और वो हमारी ताकत बनेंगे, और उनको उनमें खुशियां मिलेगी, उसके परिवार को, उसको इलाके की हमारी शान होगी। चाहेंगे भगवान से दुआ करें। बहुत ज्यादा शब्द नहीं करते हुए, आपकी एनर्जी, आपकी जो चेहरे की पॉजिटिविटी बता रही है, भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप 200% कामयाब हो। जय हिंद, जय। सर ने बहुत ही शानदार बातें बताई आपको, और आपने भी बड़े शानदार तरीके से उन बातों को सुना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन बातों को अपने दिमाग में और अपने दिल में उतारेंगे। इसके बाद ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, घबराएं नहीं आप। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है, और वो अपने एक्सपीरियंस को अगर हमारे बीच साझा करें तो हमारे जीवन में गलतियां करने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। अभी मैं मनोज जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आकर के बच्चों को 2 शब्द कहें। और ये लगा लो सर, आवाज जाती नहीं, वॉल्यूम ना बिल्कुल जाएगी। ठीक है। अधिगम क्लासेस में मेरे सामने विराजमान तमाम एस्पिरेंट्स, आप में से कुछ बीएसटीसी के एस्पिरेंट्स हैं, हाथ ऊपर करें। बीएसटीसी के कौन कौन है? ठीक है। कुछ सीईटी के एस्पिरेंट्स हैं, एक बार हाथ ऊपर करें, कौन कौन है? कोई डाउट है? हाँ। और कुछ एसआई के एस्पिरेंट्स हैं, हाथ ऊपर करें, कौन कौन है? तो कुछ के हाथ ऊपर नहीं हुए, उनको मैं क्या मानूं? बताइए। बीए, बीएड, ओके, बीएड। जैसे कि कोचिंग संस्थान का नाम है अधिगम क्लासेस, मैंने नाम को बड़े ध्यान से देखा, और इस नाम का अपने आप में बहुत महत्व है। कोई बताएगा मुझे अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, बिल्कुल। और सीखना किस तरह से? अधिगम के प्रकार भी तो हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये तो बीएड वाले और बीएसटीसी वाले बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, हैं? मतलब सीखने के कई प्रकार हैं। अभी सर ने बताया
आपने सुना, आपने कुछ न कुछ सीखा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बताया नहीं जाता और फिर भी सीख जाते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वोकैबुलरी में गर्म शब्द है ही नहीं, लेकिन जब वो गरम गरम दूध को छुएगा और हाथ जलेगा तो उसे पता चलेगा कि गर्म किसको कहते हैं। ये भी अधिगम का एक प्रकार है। तो हमारा पूरा जो जीवन है वो सीखने से बना हुआ है, और जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। अभी कुछ पीछे बैठे थे और मैंने नोटिस किया कि कईयों का ध्यान नहीं था और कुछ बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, है ना, सुन रहे थे ना, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि नहीं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें ये सुनने की जरूरत नहीं है। और सीखने के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो क्या है? क्या है? अपने आप को खाली समझना। अपने आप को खाली समझना। जिस तरह से एक ग्लास होता है, उसको पानी में अगर हम डालते हैं तो ग्लास को पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा? डूबेगा और वो भर जाएगा। लेकिन ग्लास को उल्टा करके डालोगे तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? लग रहा था कि ग्लास खाली है, लेकिन वो ग्लास खाली नहीं था, उसमें हवा भरी हुई थी। तो सर ने जैसे बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता ही है। किसी का माइंड खाली नहीं रहता, क्योंकि विज्ञान का नियम है, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज खाली नहीं रह सकती। आप एक चीज को हटाओगे तो दूसरी चीज आएगी। आप किसी डिब्बे को खाली करोगे तो उसमें हवा भर जाएगी, लेकिन भरा जरूर होगा। आदमी जब मर जाता है, मरने के बाद में उसकी बॉडी पूरी तरह से शिथिल हो जाती है। आपने देखा होगा, वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाती है। और सर ने एक चीज कही, वाणी। वाणी पर बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारे अच्छे और हमारे बुरे का अगर कोई निर्धारण करता है तो वो हमारी वाणी करती है। वाणी और पानी, ये दोनों बड़े साफ होने चाहिए। पानी अगर साफ होगा तो क्या होगा? पानी साफ होगा तो क्या होगा? साफ पानी में क्या होता है? साफ पानी के सामने खड़े हो जाओ, आपको पानी में क्या नजर आएगा? आपका चित्र नजर आएगा। साफ पानी में चित्र नजर आता है और साफ वाणी में चरित्र नजर आता है। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो इसका मतलब आप चरित्रवान हैं। फिर आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। यहां कुछ बैठे हैं, आप सभी सुन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप सभी मोटिवेटर हो। ये चीजें हम जो बताते हैं ये आपको मालूम है, लेकिन बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको खेलने के लिए नहीं बोलना पड़ता कि जा बेटा अब तू खेल, जा बेटा अब तू बदमाशी कर, जा बेटा आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये काम वो अपने आप करता है ना। मोबाइल चलाने के लिए बोलना पड़ता है कि बेटा फोन ले ले और मोबाइल चला ले, है ना। वो तो अपने आप चलाते हो। रिचार्ज नहीं होता है तो करवाते हो, नहीं है तो हॉटस्पॉट लेते हो। हॉटस्पॉट लेते हो, और हॉटस्पॉट लेने से क्या होता है? उसका नेट आपको मिलता है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, आपको हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा, लेकिन किससे लिया जाए? उससे जो कामयाब है, जो वहां तक जा चुका है। आपको हॉटस्पॉट उससे लेना है, मतलब आपको संगत उसकी रखनी है। और जब ऐसी संगति में आप रहोगे तो अपने आप आपके अंदर विचार आएंगे। सब अपना भला करना चाहते हैं, भलाई सब चाहते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि टाइम ही तो नहीं दिया जाता, पढ़ाई तो नहीं जाता। आप यहां आए हो, इस कोचिंग सेंटर में आए हो, तो आने का मतलब क्या है कि जब कम्युनिटी होगी, जब एक ही विचारधारा के लोग जुड़ेंगे, जब सब ये एस्पिरेंट्स एक साथ आएंगे,
तो एक दूसरे का हॉटस्पॉट मिलेगा, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलेगा कि ये कर रहा है तो मैं भी करूं। हम जब छोटे होते थे ना तो काम पूरा नहीं होता था। देखो मोटिवेशन कैसे आता है, मोटिवेशन अच्छा भी होता है और मोटिवेशन बुरा भी होता है। तो छोटे होते थे काम पूरा नहीं होता था, टीचर बोलता था जिसने काम नहीं किया खड़े हो जाओ, कौन यू देख है ना, फिर आई कांटेक्ट होता था, फिर इशारा होता, फिर एक खड़ा होता और इससे क्या मिलता, हमें हौसला मिलता, और फिर दूसरा खड़ा होता, फिर तीसरा होता, और देखते देखते क्लास के अंदर लगभग 1/4 बच्चे खड़े हो जाते थे और पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? मार तो पहले भी पड़नी थी और मार अब भी पड़नी है, लेकिन मेंटालिटी क्या है कि पड़ोसियों की पड़ेगी तो मैं खा लूंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी को पड़नी चाहिए। तो हमारी मेंटालिटी ये है कि मुझे कामयाब नहीं होना, मुझे पास वाले को भी तो पटकना है। तो इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। थैंक यू, हैव अ नाइस। बहुत ही शानदार बातें बताई सर ने। अभी मैं थोड़ा सा सर एक एग्ज़ाम भी करवा रहे हैं गोपाल जी सर, वो मैंने आपको वैसे क्लास में बताया था, थोड़ा सर आपको और बता देंगे। और 2 मिनट बता दो सर थोड़ा सा। सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? चेहरे पे ऐसे उदासी छा रखी है आपके। अभी विनोद सर ने आपको इतना अच्छा मोटिवेट किया है कि आपके दिमाग एकदम बॉडी एनर्जी से भर जानी चाहिए, तो फिर आप उदास कैसे हैं? मोमेंटो देख के भी आपको हौसला होना चाहिए कि आज तो मिलने वाले हैं और नेक्स्ट हमें यहाँ ये मिलने वाले हैं, है या नहीं है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। आप में से आप एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? सभी बच्चे कर रहे हैं ना? कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम ये लास्ट एग्ज़ाम है जो मैं क्रैक करने वाला हूँ? हाथ खड़े करेंगे जो कहते हैं मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है आप में से कोई ऐसा? अब वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे जो 10वीं और 12वीं में फेल हुए हैं। हाथ खड़े करिए जो 10वीं और 12वीं में फेल हैं। क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया था कि 10वीं में आपको पास होना है 70% से लेकर 12वीं में नंबर आने चाहिए 80%? कहा था कि किसी ने? कहा था किसी ने? नहीं। बट हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर थी कि मेरा जो साथी है ना, मेरे उससे नंबर ज्यादा आने चाहिए, और अगर मैं 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर फेल हो गया तो मुझे 1 साल पीछे रह जाऊंगा और मेरे साथी आगे निकल जाएंगे। ऐसा ही सोचा था आपने? यही साइकोलॉजी थी हमारी। क्या आपने कभी ये सोचा था कि मैं फेल हो सकता हूं और इसके बाद कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है, बट आपके दिमाग में है कि ये वाला कांस्टेबल का एग्जाम नहीं पास हुआ ना तो इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। अगर आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये बना ली जिस दिन पिक्चर कि मेरा एग्जाम ये लास्ट है, इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं है, तो फिर उस एग्जाम का आप रिजल्ट देखिए कितना पॉजिटिव आता है। बट हम कभी उस चीज को इतना लाइटली लेते नहीं कि इसके बाद और एग्जाम आने वाला है। हमारा तो ये रहता है कि ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोचिंग में और देख लेंगे, नेक्स्ट तैयारी और कर लेंगे, अगला एग्जाम फिर आ रहा है। अब सीएटी में नहीं क्लियर हुए तो नेक्स्ट तो फिर आ रहेगा 6 महीने बाद, साल बाद। यही रहता है ना हमारे दिमाग में। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आप उसको एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये सोच के तैयारी करें कि हमारे लिए एग्जाम फर्स्ट और लास्ट है ये। अगर आप जिस दिन ये सोच के तैयारी करेंगे तो फिर उस चीज का रिजल्ट देखना। तो कितने बच्चे इस तरह से तैयारी करेंगे? एक बार उस पिक्चर को जरूर लेके आना कि मेरे लिए एग्जाम लास्ट है, इसके बाद मेरे लिए कोई एग्जाम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का मेरा लास्ट एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू। सर ने आपसे कहा कि माइंड में ये सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम ये लास्ट है और हमें इस एग्ज़ाम में सफल होना है। तो मैंने कई बार कई बच्चों से ये भी सुना है जो ये कहते हैं कि गुरुजी मेरा तो ये पेपर लास्ट ही है, इसमें हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है। इस प्रकार से नहीं सोचना, किसी ने ध्यान रखना, समझ रहे हैं? तो सरवाना जी को जानते हैं वैसे सभी, और सरवाना जी से कहूँगा कि आप आकर के थोड़ा बच्चों को बताएं कुछ 2 बातें। और दूसरी बात ये कि जब भी कोई फॉर्म भरना होता है हमें
या जब भी कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ही जो चित्र आता है, सरवाना इंटरनेट आता है ना, और जाते ही आपका काम हो जाता है। एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत बार यहाँ इनके पास गया हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ लगभग भीड़ लगी होती है बच्चों की, फॉर्म भरवाने वालों की। इनकी जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी कि कितनी भी भीड़ है हमारे पास, अगर 2-3 व्यक्ति एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं तो हम उलझ जाते हैं उन बातों के अंदर और फिर ढंग से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जब इनके पास हम जाते हैं, 20 लोग भी खड़े हैं और उन 20 लोगों का काम ये कर रहे हैं, बीच में जाकर के हम इनसे कोई बात पूछेंगे तो बड़ी शालीनता के साथ आपको जवाब देंगे, ऐसे लगेगा कि ये आपके लिए ही बैठे थे। नहीं, बात बड़ी शानदार लगती है मेरे को इनकी, और मैं ये इनसे प्रेरित भी हुआ हूँ इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए। तो सरवाना जी से कहूँगा आकर के थोड़ा सा बोलें बच्चों को, उसके बाद शुरू करते हैं। माइक जी नहीं, माइक ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਤਾ ਹਨਾ। ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜੋ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਐਜ਼ ਏ ਕਚਰਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ CISF CRPF, ਮਤਲਬ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੀ ਚੁਣੋ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ CET ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿਗਮ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 10 ਜਣੇ 100 ਜਣੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ 10 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, 10 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ, ਮਾਤਰ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਠੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਿਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੂਜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਰਜ਼ਾਈ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਜਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਹੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਹੱਸਿਆ? ਰਹੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਗੇ ਉਹ। ਬਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਦੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाबी के अंदर बहुत शानदार बातें बताई इन्होंने, और काफ़ी बच्चे जो पंजाबी सुनना चाहते थे उनके चेहरे भी मुस्कुरा रहे हैं। अभी हम उन बच्चों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू करेंगे जिन्होंने, माइक लगा ही लेता हूँ मैं थोड़ी देर। हेलो, आवाज आ रही सभी के पास? ठीक है, तो अभी मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था, केवल एक ही वर्ष की बात करें, हमने कोचिंग जब से स्टार्ट करी है, इस 1 साल के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए और सफलता प्राप्त की है, उन बच्चों को वैसे तो समय समय पे जैसे जैसे रिजल्ट आता है उनको सम्मानित करते रहते हैं, लेकिन आज आपकी संख्या काफी है और बीएसटीसी और प्री बीएड के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए मैंने आपको बुलाया। और बहुत ये अच्छी बात है कि आप बच्चे एक बार कॉल करने के बाद आप पहुंच भी गए हैं, है ना। और कई बच्चों ने चल करके कॉल करी कि सर क्या प्रोग्राम है, हमें कब आना है, कितने। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार से व्यवहार करते हो। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन एक आध ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ करके चले जाते हैं और जाने के बाद कई बार मिल जाते हैं रास्ते में, तो वो मुंह फेर लेते हैं कि नहीं पता नहीं क्या है, नमस्ते करना भी ठीक नहीं समझते, है ना। लेकिन बहुत कम चांस होता है ऐसा। बाकी आप बच्चों का ये सिस्टम जो मुझे लगा बड़ा शानदार लगा। और अभी मैं जिन जिन बच्चों का नाम बोलूंगा एक एक करके आते जाएंगे और समान प्रतीक लेकर के जाएंगे सभी। और विनोद जी सर से और मनोज जी से और शर्वाना जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो कुछ बच्चे हालांकि नहीं पहुंच पाए हैं सभी, तो सबसे पहले ममता वर्मा। ममता वर्मा तालियां बजा करके
इन्होंने बीएसटीसी के अंदर 438 अंक प्राप्त किए हैं, जो बड़ी बात है। पहली बार में इन्होंने पहले ही प्रयास के अंदर बहुत शानदार इनकी, और आगे आने वाले समय में बड़े ऊंचे पद पे जाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं इनसे। अंकुश कुमार, आज अंकुश कुमार, इनके बाद पवन कुमार तैयार हैं। ये बीएसटीसी के वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले प्रयास में अच्छे अंक प्राप्त करके और मनचाहा कॉलेज भी इन्हें मिला है। पवन कुमार जी, पवन कुमार के बाद पूजा, जिन्होंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था। पूजा आए हैं क्या? ज्योति, एकता बाम्बू नहीं पहुंच पाए शायद। ज्योति के बाद किरण बिश्नोई, बराबर तालियां बजाते रहे भाई। अच्छा, एकता बाम्बू नहीं पहुंचे लेकिन उनके ब्रदर आए हैं, तो उनसे कहूंगा कि वो सम्मान प्रतीक प्राप्त करें उनकी जगह। किरण बिश्नोई के बाद रुद्राक्ष बिश्नोई, पूजा बादू, आ जाओ भी जल्दी। पूजा बादू के बाद नविता, प्री बीएड के अंदर कॉलेज मिला इन्हें भी। इनके बाद विजेश कुमार, रमनदीप कौर, कहाँ है रमनदीप? आए थे ना सुबह, कहाँ है? अच्छा, लाइब्रेरी, उनका एग्जाम है 2 दिन बाद ना, बुलाना उनको, बोल दो। सबीना, हरिराम, प्रियंका रानी नहीं पहुंचे हैं अभी। इनके बाद में है निशा नागर, गंगा, जल्दी आते जाओ बेटे। इनके बाद में विजय लक्ष्मी, प्रियंका, हो जाओ नजदीक, हो जाओ ना। इनके बाद नंदना, सुनील कुमार आए हैं, नहीं पहुंचे, आ जाओ। रजनीश, रमनदीप पहुंच गए। अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था वन रक्षक का, उसमें भी 2 बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है, तो उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए आगे फिर से हम कोई कार्यक्रम रखेंगे छोटा सा। तो ये तमाम बच्चे, थैंक यू सर, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, सर के लिए भी जोरदार तालियां। अभी आपका बीएसटीसी और प्री बीएड में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद जब आपका 2 या 3 वर्ष का कॉलेज कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको रीट का एग्जाम देना होगा, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना होगा, और वो क्लियर करने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना होगा। लेकिन उसके लिए जो पहली सीडी है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इतनी सारी भीड़ में से आप छंट करके आगे गए हो, आपको कॉलेज मिला है, तो
आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां फिर से। अभी मैं अधिगम के जो साथी हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा दूलीचंद जी से और मनीष जी से कि वो आकर के सर को सम्मानित करेंगे। तो सरवणा जी को सम्मानित करें आकर के। सरवणा जी। इनके बाद विनोद जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए। विनोद जी सर को सम्मानित करें आप। तालियां भी सर के लिए, बहुत शानदार मोटिवेशन आपको दिया इन्होंने। मनोज जी सर को सम्मान प्रतीक भेंट करें। थैंक यू सर। आप बच्चों में से अगर कोई स्टूडेंट जो ये चाहता हो कि हम आगे आकर के कुछ बोलना चाहिए या बच्चों से कुछ कहना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। है कोई आप में से? कोशिश कर लीजिए हमेशा, और ये नहीं सोचें कि कहीं आगे आकर के बोलें कुछ गलत नहीं हो जाए। उनसे तो बेहतर ही हो ना जो खड़े नहीं हुए। है कोई? वो सर वाली बात सर ने बताया, किसी एक का हाथ खड़ा हो तो फिर दूसरे भी खड़े कर लेते हैं, है ना? आ जाओ शाबाश। माइक सीधा बोलो। लगा लो। नहीं सर, वैसे चलो बोलो सर, आगे हो जाओ। नमस्ते मेरी तरफ से सभी को। सर आपको आज सरों ने जो मोटिवेशन किया हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे सेंटर में मैं पहली बार कोचिंग की है, इसलिए मुझे सर से बहुत अच्छी स्टडी भी मिली है। और मेरी आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ख़राब थी, तो पर सर ने मेरी सहायता की, इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप सभी यहाँ आए इसके लिए भी धन्यवाद। आजा बेटे किरण। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, एंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज ये लीजिए पकड़ लीजिए, माइक लगा हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है। जितने भी मार्क्स गेन किए हैं वो सभी, जितने भी नंबर हैं वो सर की वजह से ही आए हैं, वरना मेरे तो ऐसे लग रहा था जैसे सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो सर खुद आए मेरे घर तक, मुझे बुला के लेके गए, और मैं खुद नहीं गई थी, सर ही आए थे। और इसलिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल दी स्टूडेंट जिन्होंने भी सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और थैंक यू। इस बच्ची के बारे में मेरे को पता चला कि वाकई बहुत इंटेलिजेंट थे ये +2 क्लास के अंदर। तो जब मैं इनसे मिलने के लिए, इनको बताने के लिए कि हमने यहाँ तैयारी करने के लिए सिस्टम शुरू किया, तो आप आइए। और जब मैंने आवाज लगाई और ये जब गेट से बाहर निकले तो बड़ा प्रभावित करने वाला दृश्य था, क्योंकि इनके हाथ में एक बुक उठाई हुई थी। और मैंने उनसे पूछा कि बेटे आप किस चीज की तैयारी करना चाहोगे? कि सर मैं BSTC की तैयारी करनी है मैंने अभी। और बुक के बारे में मैंने पूछा तो बोला कि सर मैंने इसको एक बार तो पूरी किताब को पढ़ भी दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा। इस मीडिया के लिए भी तालियां बजाएं एक बार सभी। और कोई स्टूडेंट? उसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। मन कर रहा है आपका आने का? जो BSTC और B.Ed करें उन बच्चों को तो कोशिश करनी चाहिए। कॉलेज में भी आपको अगर इस प्रकार से कोई बोले कि आकर के बोलिए, तो आप बिल्कुल प्रयास करें, ताकि आगे चल करके आपको स्कूलों में पढ़ाना है, कॉलेजों में भी जाना पड़े कहीं, तो ये झिझक जो है ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अभी तो हम एक परिवार की तरह बैठे हैं सभी। आ जाओ ममता से। ये पकड़ लो, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ
students and our teachers and respected फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है BSTC एंड प्री बीएड में, और मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरे को हिंदी में कुछ वैसे समझ नहीं आता, तो सर की वजह से ही मैं मतलब मेरे को जितने भी नंबर आए हैं वो सर की वजह से ही आए हैं। और जितने भी जैसे पॉलिटी है, और मेरे पास जैसे 12th में साइंस थी तो मुझे आर्ट्स का कोई नॉलेज नहीं था, और जो भी जितने मैंने मार्क्स गेन किया वो सर की वजह से किया, इसलिए मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद आप। इस बच्ची की अगर बात करें तो अभी बाकी कुछ बच्चे तो जो साथ में पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि जब भी टेस्ट आता है, कोई टेस्ट होता है, जैसे हम अपने कोचिंग का रूल है कि हर संडे को टेस्ट होता है, तो शानदार मार्क्स आते हैं इस बच्ची के, और लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लगभग हर बार रहती है, इससे ज्यादा कभी पिछड़े नहीं आज तक ये, और मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो भविष्य में इस क्षेत्र का, माँ बाप का और कोचिंग का, गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इनसे।